विद्यार्थियों, मैं आज बीए पार्ट फर्स्ट के लिए सोशल चेंज में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज के बारे में बताऊंगा। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उस तरीके को कहते हैं जिससे मानव समुदाय अपने जीवन के साधनों को पैदा करता है। इन तरीकों के बदल जाने से अर्थात प्रौद्योगिकी के बदल जाने से अथवा उनमें परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना और संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालन की मूल प्रौद्योगिकी के स्थान पर जब कृषि की प्रौद्योगिकी आ जाती है तब इसके कारण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐतिहासिक अनुमान के आधार पर यह कहा जाता है कि आदि आर्य पशुपालक थे तब वे निश्चित स्थानों पर नहीं बसे थे, उनमें भूमि का महत्व तो नहीं था और वे संभवतः यज्ञों की लंबी चौड़ी विधि को भी विकसित नहीं कर सके थे। उनके देवताओं में भी इंद्र अथवा प्राकृतिक शक्तियों के देवता प्रतिनिधियों की प्रमुखता थी। बाद के दिनों में अर्थात उत्तर वैदिक काल में कृष्ण जैसे काले देवता की प्रधानता हो गई जो कि किसी एक प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। विलियम जे गुडे वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स 1963 में अलग अलग प्रौद्योगिकी के प्रकारों से परिवारों की अलग अलग संरचनाओं को जोड़ा है। उदाहरण के लिए उसके अनुसार शिकार करने वाली जनजातियों एवं मछली मारने वाली जनजातियों में एकल परिवार होता है, जबकि पशुपालन में आधारित जनजातियों में मिश्रित परिवार होता है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद का हिस्टोरिकल मैटरलिज्म का व्यापक सिद्धांत दिया है, परंतु उसके सिद्धांत में प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीके मोड ऑफ प्रोडक्शन को विशेष स्थान दिया गया है। उसने कहा कि आदिम समाज में मनुष्य की प्रौद्योगिकी उसके हाथ और पत्थर पर ही निर्भर थे। उस समय का मानव समाज भी जंगली जानवरों के झुंडों के समान था। मनुष्य ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास और संघर्ष किया है। इसके प्रौद्योगिकी विकसित होती गई, मानव जीवन और समाज भी बदलता गया। इसी बदल के परिणाम स्वरूप आरंभिक पुरुष और नारी में श्रम विभाजन के बाद समूह पर आधारित श्रम विभाजन आरंभ हुआ और अंततः व्यक्तिगत श्रम विभाजन आरंभ हुआ। इसके सामुदायिक जीवन से कुल नातेदारी और अंततः परिवार का विकास हुआ। मॉर्गन ने प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही परिवार, निजी संपत्ति और राज्य के विकास को संभव बताया। आगे चलकर उसकी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी की धारणा के आधार पर एंगल्स ने परिवार, निजी संपत्ति और राज्य के उदय की सैद्धांतिक चर्चा की। प्रौद्योगिकी कारकों में वस्तुतः अनेक तत्वों, शक्तियों, वस्तुओं की चर्चा की जाती है। आर.एम. मैकाइवर ने हर नए मशीन के आविष्कार के साथ सामाजिक जीवन में परिवर्तन की चर्चा की है। उसके अनुसार घड़ी के आविष्कार से ही मानव जीवन में समयबद्धता का विकास हुआ। वे यह भी कहते हैं कि बहुधा मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी नए उपकरण को विकसित किया गया, परंतु वह नया उपकरण अपने साथ नए परिवर्तन ले आता है। उदाहरण के लिए मानव ने व्यापारिक सूचनाओं के लिए अखबारों को निकाला। बाद में ये अखबार उसके राजनैतिक जीवन को ही गंभीर रूप से प्रभावित करने लगे। वेबर ने द थियरी ऑफ द लीजर क्लास 1953 ने विश्लेषण के अपने विशेष तरीकों से यह निष्कर्ष निकाला कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ मानव को अधिक से अधिक विश्राम मिलता गया। पहले यह विश्राम कुछ ही लोगों को मिलता था, परंतु बाद में औद्योगिक समाजों में मजदूरों को भी आराम मिलने लगा।
उसने उनके पारिवारिक संबंध, सामाजिक जीवन और संस्कृति में ही परिवर्तन हो गए। उसके अनुसार नए विचारों, विचारधाराओं का उदय इस विश्राम के साथ ही जुड़ा है। विश्राम के मिलने से ही मानव कला, साहित्य, संगीत की विधाओं को जन्म दे सकता है। इसलिए औद्योगिक समाजों में इन रचनाओं पर आम आदमी की छाप है, जन संस्कृति की छाप है और व्यापक जन समुदाय के अनुभवों की छाप इस पर होती है। अनेक विद्वानों ने अर्थव्यवस्था की चर्चा उत्पादन की शक्तियों अथवा प्रौद्योगिकी से अलग हटकर की है। मार्क्स ने इन्हें अलग नहीं माना, परंतु इसकी चर्चा अलग की है। उसके अनुसार संपत्ति अथवा उत्पादन के संबंध अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु होते हैं। जब मनुष्य की आवश्यकताएं अधिक उत्पादन के कारण बढ़ी तो उत्पादन का स्वरूप भी सामाजिक अथवा सामूहिक हो गया। इस सामूहिक उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य अनचाहे एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मजदूर का मालिक से संबंध उत्पादन का संबंध अथवा संपत्ति का संबंध है। इसके कारण समाज में वर्गों का उदय होता है। वर्गों के आपसी संबंध यानी सहयोग और संघर्ष सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। फ्रेंच समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम ने श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण तो माना, परंतु इसे चालक शक्ति अथवा कारक मानने से इनकार कर दिया। उसने यह स्वीकार किया कि समाज में जब समूह जैसे जाति, कुल, नातेदारी, परिवार पर आधारित श्रम विभाजन था, तब समाज को एक रूप था, परंतु व्यक्तिगत श्रम विभाजन के आने से समाज का स्वरूप बदल गया। धर्म की शक्ति समाप्त हो गई, कानून सुधारात्मक हो गया, एकल परिवारों का उदय हुआ, लोकतंत्र की प्रणाली उभरी एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति की भूमिका भी स्वीकृत हुई। यद्यपि दुर्खिम इस परिवर्तन को जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन के कारण एवं नैतिकता के आधारों में परिवर्तनों के कारण मानते हैं, परंतु अपने विश्लेषण में श्रम विभाजन के परिवर्तन को ही केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं। ऑकबर्न ने केवल एक रेडियो का उदाहरण देकर कहा कि इसके कारण लगभग 150 परिवर्तन हुए। हाल के दिनों में उनका आणविक युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसके कारण अमेरिकियों की जीवन शैली बदल गई। जीवन मौज मस्ती में बिताना चाहते हैं और भारत में सूती वस्त्रों का विकास दुनिया में सबसे पहले हुआ, तो इससे पहले भारत की जीवन शैली प्रभावित हुई। इसी प्रकार चीन में लिपि और कागज का आविष्कार सबसे पहले होने के कारण उनकी रचनाओं में इसका प्रभाव पड़ा। ऑकबर्न ने यह भी कहा कि पिछले 300 वर्षों में एक ओर भौतिक आविष्कारों का युग रहा है और दूसरी ओर तेज सामाजिक परिवर्तनों का युग रहा है। पॉल स्वीजी ने औद्योगिकरण को प्रक्रिया के साथ राजनीति, राष्ट्र लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अखबारी स्वतंत्रता को जोड़ा। संस्कृति में विवेकवाद, विज्ञानवाद, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, आधुनिक विचारधाराओं और धर्म के पराभव को जोड़ा एवं सामाजिक संरचना में एकल परिवार, प्रेम विवाह, पुरुष और नारी की बराबरी, सामाजिक समानता, बृहद समाज, सामाजिक विभेदीकरण आदि को जोड़ा। भारत के संदर्भ में टीवी बटमोर ने औद्योगिकरण, आर्थिक विकास की योजनाएं, शहरीकरण, भूमि सुधार आदि के परिवर्तनों की चर्चा की। इसके अनुसार इन कारणों से भारत एक तेज सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारतीय समाज की संरचनाएं जैसे धार्मिक समूह, जाति व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय, संयुक्त परिवार इन कानूनों से परिवर्तित हो रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय धर्म, परंपरा, नियम, मूल्य, भाषा, साहित्य, संगीत आदि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के दृष्टि से वर्तमान युग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का युग है। इसका प्रभाव कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, स्वचालन, लेजर आदि के रूप में सभी क्षेत्रों में पड़ा है। संभवतः इसका सर्वाधिक प्रभाव जनसंचार के क्षेत्र में पड़ा है। इसने संचार और संवाद की व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन किया है। इसी के चलते मैक्लुहान ने कहा कि यह पूरी दुनिया
ही एक विश्वव्यापी गांव, ग्लोबल विलेज में बदल गई है। जनसंचार न केवल भौतिक गतिशीलता को बढ़ाया है, बल्कि इसके सामाजिक और गतिशीलता को भी तेजी से बढ़ाया है। इससे जन समाज और जन संस्कृति, मास कल्चर का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ यह है कि पूरा समाज संस्कृति के व्यापक तत्वों को न केवल मानता है, बल्कि उसका बार बार प्रयोग करता है। लुई मम्फोर्ड ने आधुनिक युग को यंत्रों का युग कहा एवं उसके अनुसार इन यंत्रों ने आधुनिक समाज का कायाकल्प कर दिया है। इस विवेचना से स्पष्ट है कि यदि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कारकों के आधार पर की जाए, तब सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी कारक ही है। यह कारक और इसके भिन्न भिन्न तत्व अकेले और दूसरे प्रौद्योगिक कारकों के साथ मिलकर समाज और संस्कृति के महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देते हैं। सीए हैट ने केवल एक यंत्र, गैस के चूल्हे का भारतीय मध्यवर्गीय नारी पर गंभीर प्रभाव बताया। इसी तरह जेनकिंस ने कारखानों का प्रभाव भारतीय मजदूरों की न केवल आमदनी पर दर्शाया, बल्कि उसके अनुसार कारखानों के प्रवेश के कारण वे अपने पारंपरिक संगीत को भूलकर सिनेमा का गीत गाने लगते हैं। ये टेक्नोलॉजी सोशल चेंज था फैक्टर्स में। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरे